Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely Chima Pakistan's bid for BRICS and debate on global South unity. पाकिस्तान की जो है आप कह सकते हैं ख्वाहिश है, एस्पिरेशन है ब्रिक्स के अंदर दाखिल होने की, उसके हवाले से इसमें बात की जाएगी। और जो डिबेट है ग्लोबल साउथ की यूनिटी के ऊपर, ये भी बताई जाएगी कि ग्लोबल साउथ की यूनिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मगर कुछ कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, खसूसी तौर पर पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, जो रिलेशनशिप है उसका, उसके अलावा काउंटर करने के लिए इंडिया का जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इस हवाले से ये इफेक्ट किस तरह डाल रहा है ग्लोबल साउथ की यूनिटी पर एक तो, और दूसरी तरह हम देख सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट में भी जो है वो रुकावटें आ रही हैं। तो यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है हमारे पास विज, ठीक है। विज एक कंजंक्शन भी है और ये लैटिन एब्रीविएशन है। इसका मतलब होता है नेमली, या फिर दैट इज टू से। जिस चीज को हम कहने जा रहे हो, एक्सप्लेन करने जा रहे हो, किसी चीज की वजाहत के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, विज का। नेक्स्ट हमारे पास शैम्बल्स आ जाता है। शैम्बल से मुराद ऐसे ही, मतलब इससे मुराद ऐसी चीज होती है यानी कि तबाही, मुकम्मल तबाही। कोई स्टेट जो तबाह हो चुकी हो, कंफ्यूजन का शिकार हो, या फिर लड़खड़ा रही हो, ठीक है, तबाही के दहाने पर खड़ी हो। उसके बाद कैश काउ आता है। कैश काउ एक बिजनेस के तौर पर ये लिया जा रहा है, ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता से जो है सिग्निफिकेंटली जो है वो इनकम बनाता है, प्रॉफिट्स लेता है, ठीक है। कैश काउ यानी कि किसी से फाइनेंशियली जो है वो फायदा गेन करना। उसके बाद हेजमनी आ जाता है। हेजमनी से मुराद बर्तरी होती है, ठीक है, यानी एक कंट्री की या एक एंटिटी की या एक सोशल ग्रुप की दूसरों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है या पावर होती है, कंट्रोल होता है, उसको हम बर्तरी जो होती है उसको हम हेजमनी कहते हैं। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और ग्लोबल साउथ जो है उनमें कुछ तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं। उसके बाद स्विंग स्टेट आ जाती है। स्विंग स्टेट जो है अगर जियो पॉलिटिक्स में लें तो ये ऐसी कंट्री होती है जो कि एक प्रॉपर तरीके से क्लियर कट नहीं दिखाती कि उसका अलायंस किसके साथ है, वो किसके साथ में खड़ी है, बल्कि वो एक स्विंग की सूरत हाल में होती है, दोनों तरफ झूल रही होती है, डिफरेंट अलायंसेस बनाती है, डिफरेंट ब्लॉक्स बनाती है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी उसके ताल्लुकात होते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी उसके ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैक्ट आ जाता है। पैक्ट एक फॉर्मल एग्रीमेंट को कहते हैं या किसी ट्रीटी को कहते हैं जो दो इंडिविजुअल, दो ग्रुप या दो नेशंस के दरमियान में होती है। उसके बाद मोनोपोली आ जाता है। मोनोपोली से मुराद एक्सक्लूसिव कंट्रोल की बात की जा रही है, पोजेशन की बात की जा रही है, किसी चीज की पोजेशन, ठीक है, एक सिंगल एंटिटी जो कि बर्तरी हासिल जिसने की हुई होती है किसी खसूसी मार्केट या किसी खसूसी इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलेटिंग आता है। आर्टिकुलेटिंग बयान करने को कहते हैं, एक्सप्रेस करने को कहते हैं, ठीक है, क्लियर कट किसी चीज को बयान कर देना। उसके बाद फ्रेमवर्क आता है। फ्रेमवर्क जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या फिर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उसके बाद डिसीसिव आते हैं। डिसीसिव से मुराद यहाँ पे फैसला कौन की सूरत में दिया जा रहा है, ठीक है, फैसला साजी, यानी कि जो जल्दी से, तेजी से, क्विकली, इफेक्टिवली फैसला ले सके और पीस को कायम कर सके, इश्यूज को सेटल करवा सके, उसको डिसीसिव कहते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टैब्लिश करते हैं नॉर्मल रिलेशन दो एंटिटीज के दरमियान, ठीक है, डिप्लोमेसी के जरिए से। उसके बाद ब्रोकर्ड आ जाता है। ब्रोकर्ड जो है वो नेगोशिएशन को कहते हैं, हम मुज़ाकरात को बेसिकली, यानी सालसी के तौर पर जो मसले मसाइल थे उनको ख़त्म करना जो होता है उसको हम ब्रोकर्ड करना कहलाता है वो, ठीक है। उसके बाद लूज कैनन आता है। लूज कैनन ये पर्सन है या कोई चीज़ है या स्टेट है, ठीक है, जिसका जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या फिर थ्रेट्स या डेंजर में डाल दे चीज़ों को, सिचुएशन को और ख़राब कर दे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और उसके लिए कंट्रोल वाले एक्शंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। उसके बाद गजा क्राइसिस है। गजा क्राइसिस ये कॉन्फ्लिक्ट है जो गजा स्ट्रिप में हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, टेंशन हैं जो कि इसराइल और फलस्तीनियंस के दरमियान में हो रही हैं। उसके बाद रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड से मुराद गवर्नमेंट है या जो कुछ ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं, ठीक है, और खसूसी तौर पर इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर ये के कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। ये तो इसके हो गए जी टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड किए हैं। अब हम इसका मेन क्रक्स देखते हैं।
मेन क्रक्स जो है वो इसमें मेन आपको कौन कौन से पॉइंट देखने को मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये आप किन किन डोमेन्स में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को ये कवर करेगा, वो सब भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। लाइक आप देख सकते हैं कि ये ब्रिक्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही हम इसे देखेंगे, लेकिन इसमें हमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को देखने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो साउथ एशिया के ऊपर, या फिर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है, उसकी डेवलपमेंट में किस तरह से रुकावटों का बाइस बन रहा है। और बहुत ज़रूरत है कि हम इन रिलेशनशिप को जो है वो पीसफुल तरीके से हल करवाएं, इनको बेहतर तरीके से चलाएं, ताकि जो है वो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकें। उसके अलावा इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप भी हम देख सकते हैं। ठीक है, उन दोनों के रिलेशनशिप को में भी हमें ज़्यादा एम्बिग्यूटी नज़र आएगी, इंडिया किस तरह से एम्बिगुअस अपनी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको ले सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक फोरम और जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में इसका क्या अहम किरदार बन सकता है ब्रिक्स का। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर में भी और करंट अफेयर में भी। ये तीन डोमेन से हमें ये सवाल नजर आएगा। अब इसका क्रक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पर्पस ऑफ ब्रिक्स है। ठीक है, पर्पस ऑफ ब्रिक्स क्या है? पर्पस ऑफ ब्रिक्स बेसिकली यही है कि ये एक इकोनॉमिक फोरम है। इसमें इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तमाम कंट्रीज आपस में मिलकर, ताकि ग्लोबल साउथ की जो है वो डेवलपमेंट हो सके, और जो ग्लोबल नॉर्थ की हेजमनी है ना, जो बढ़तरी है, उसको ख़त्म किया जाए और एक अल्टरनेट किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है ना, बेसिकली वो एक स्विंग स्टेट बना हुआ है। स्विंग स्टेट यानी कि उसका टिल्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी है, जिसकी वजह से जो है वो एक कंट्री जो ग्लोबल साउथ का है ना, उसकी वजह से वो पीस या डेवलपमेंट की तरफ जो है वो रुकावटें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट देखने को जो हमें मिलता है वो है पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, यानी कि इंडिया यही चाह रहा है कि वो पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर ना बने, क्योंकि वो कहता है, उसका स्टांस ये है कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है ब्रिक्स को, और फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान ब्रिक्स को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, जिसकी वजह से वो उसे रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर वो बताते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऐसी है कि उसकी पार्टनरशिप चाइना के साथ बहुत ज्यादा लाजिम और मलजूम है, और की स्ट्रैटेजिक रीजनल पार्टनरशिप है उसकी, और पाकिस्तान को इग्नोर किए बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से जो है वो चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रिक्स की एक्सपेंशन है। इसमें भी हमारे पास मेन पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं कि ब्रिक्स एक्सपेंशन कर रहा है। अब ये एक्सपेंशन क्यों कर रहा है? ये अपनी एक्सपेंशन इसलिए कर रहा है ताकि ये जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है वो चैलेंज कर सके, और अपने वर्ल्ड ऑर्डर को एक दूसरी तरतीब से लेकर चल सके, एक डेवलपमेंट हो सके ग्लोबल साउथ की भी। ठीक है, और यहाँ पर जो 41% है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का ब्रिक्स बनाती है, 24% जो है वो ग्लोबल जीडीपी का बनाती है, और ग्लोबल ट्रेड का ये 16% बनाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो रिसेंट जो एडिशनल कंट्रीज हैं जो कि इसमें इसका हिस्सा बनने जा रही हैं, उनमें इजिप्ट है, इथोपिया है, अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ईरान है। ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाएं। ठीक है, अब इंडिया की जो मीडिया की डिबेट है, वो डिबेट यही है कि वो पाकिस्तान के हवाले से यही कहती है कि पाकिस्तान इसको कुछ नहीं दे सकता है, ब्रिक्स को, उसको तो एक तरफ उसको रोकना चाहिए। ठीक है, और खसूसी तौर पर ब्रिक्स को चाहिए कि वो अब अपनी एक्सपेंशन ना करे। ठीक है, और अगर एक्सपेंशन करनी भी है, यानी कि लास्ट ईयर जो उसने मेंबर कंट्रीज शामिल किए हैं, उनको शामिल करने के बाद ब्रिक्स को चाहिए कि एक पॉज ले, एक वक्फा ले, और अगर वो वक्फे के बाद भी शामिल करना चाहता है मजीद कंट्रीज को, तो एक क्राइटेरिया सेट करे, और उस क्राइटेरिया के अंदर जो कंट्रीज ब्रिक्स को कुछ दे नहीं सकते ना, तो उनको उसमें शामिल ना करें। ठीक है जी, ये उनका एक डिबेट चल रही है इस हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिया का रोल और एम्बिग्यूटी हम देख सकते हैं। अब एम्बिग्यूटी इसी तरह से ही है कि जो इंडिया है ना वो एंटी चाइना भी काम कर रहा है, और प्रो चाइना अलायंसेस भी उसने बनाए हुए हैं। एंटी चाइना वो वेस्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है, और प्रो चाइना अलायंसेस भी बना रहा है। इस तरफ ब्रिक्स का हिस्सा होने के नाते वो प्रो चाइना वाला काम भी कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना उसका रोल जो है एम्बिगुअस है, जिसकी वजह से हिट कौन हो रहा है? वो फिर से ग्लोबल साउथ ही हिट हो रहा है, और मतलब रीजन ही को नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है रीजन में। ठीक है, उसके अलावा हम इसको देख सकते हैं कि ग्लोबल साउथ डिसिसिव पार्टनर्स की ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिसिसिव पार्टनर कौन से होते हैं? जो फैसला साजी करें,
जो इफेक्टिवली काम करें, ठीक है, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार ना हो और जो प्रिवेंट कर सकें उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो ट्रिगर किए जाते हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से, जैसे कि हम गजा कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं इस वक्त, ठीक है, और काफ़ी हम 75 ईयर से इन्हीं चीज़ों का शिकार हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक है, कि वहाँ पर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते जाते हैं जो कि मुतहरिक किए जाते हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से, और इसमें गजा कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है, ठीक है। उसके अलावा तो इसलिए जो है वो डिसीसिव पार्टनर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बेहतरी की तरफ जो है वो जा सके, पीस कायम करें, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इंडिया का अगर रोल देखें देखें तो वो एज अ लूज कैनन है। एज अ लूज कैनन क्यों है? क्योंकि अगर पीस की तरफ जाते भी हैं तो इंडिया फिर से हर्डल क्रिएट करता है, क्योंकि उसका मैंने बताया आपको एम्बिगुअस रोल है, एक तो प्रो चाइना भी और एंटी चाइना भी है। तो वो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो उसके साथ भी कभी मिल जाता है अगेंस्ट चाइना, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो तरक्की नहीं हो पाती, और उल्टा जो है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन भी देख सकते हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को शामिल ही नहीं होने देना चाह रहा ब्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर डेवलपमेंट फिर वहीं की वहीं रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, नॉर्मलाइजेशन, आपके पास एक एग्जांपल है सऊदी ईरान टाइज की, ठीक है, यहाँ पर के डिसिसिव पार्टनर की मजीद भी ज़रूरत है, जिसमें चाइना ने कोशिश भरपूर की है, सऊदी ईरान टाइज करवाए हैं, ठीक है, सालसी का किरदार अदा किया है। तो ये एक एफर्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करके पीस कायम किया जा सके। अगर पीस कायम होगा तभी ग्लोबल साउथ जो है वो तरक्की भी करेगा, तरक्की करेगा तो वो फिर हेजमनी को जो है वो चैलेंज कर सकता है, किसकी? ग्लोबल नॉर्थ की। तो इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर की तरतीब जो है वो भी चेंज हो सकती है। तो इकोनॉमिक फोरम जो है ना के तौर पर जो ब्रिक्स है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है, जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर सकता है। और उसके अलावा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के तौर पर हम इनको इस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को उसमें शामिल होने क्यों नहीं दे रहा है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट ग्लोबल साउथ पर क्या पड़ सकते हैं, और अगर इंडिया जो है वो काउंटर करता है चाइना को तो खुद भी उस पर कितने इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा है वो, और उस पर खुद इफेक्ट पड़ने की वजह से डेवलपमेंट किस तरह रुक सकती है, ठीक है। ये सब हमें इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, हम इसके मेन क्रक्स देखे, मेन पॉइंट देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको थॉरोली भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जो लास्ट मंथ जो पाकिस्तान की फॉर्मली रिक्वेस्ट हुई ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स को, ठीक है, जो 5 कंट्रीज पर मबनी थे जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिबेट हुई इंडियन मीडिया की तरफ से जो सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो शैम्बल्स है, ठीक है, शैम्बल रही है शुरू से ही, हम देख सकते हैं। और ब्रिक्स की तरफ वो इसलिए देख रहा है पाकिस्तान क्योंकि वो उसे कैश काऊ की तरह लग रहा है, फंड्स मिलेंगे इसको, लोन्स मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस ग्रुप को कुछ नहीं दे सकता है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उस तरीके से पाकिस्तान कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये इंडियन मीडिया का कहना है, ठीक है। ये डिबेट जो है वो दो सवालों को प्रॉम्प्ट करती है, निकालती है, उकसाती है। तो पहला सवाल तो एक ये है कि क्या ब्रिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फोरम है, और दूसरा सवाल ये है कि इंडिया जो है वो क्यों हर्डल क्रिएट कर रहा है, रास्ते में रुकावटें लेकर आ रहा है पाकिस्तान की कि वो एंटर हो, ब्रिक्स का हिस्सा ना बने, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सवाल का जवाब वो यहाँ पर दे रहे हैं, राइटर दे रही हैं यहाँ पर, यस कहती हैं कि ब्रिक्स जो है वो एक इकोनॉमिक अलायंस ही लगता है, ठीक है, जिसकी डिज़ायर यही है कि ट्रेड सब्सिडीज मिले, कॉमन करेंसी हो, ठीक है। उनके मेन जो ऑब्जेक्टिव थे ना, ठीक है, वो दोहराए भी गए थे तमाम मेंबर स्टेट्स की तरफ से सिवाय इंडिया के, ठीक है, जो कि लास्ट समिट हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। उनकी कोशिश यही थी कि वो हेजमनी को ख़त्म करें ग्लोबल नॉर्थ की, और आवाज़ उठाएं ग्लोबल साउथ के लिए, और प्रॉपर जो है वो अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने इसका साथ इसमें नहीं दिया था, क्योंकि वो आपको नज़र आता है प्रो वेस्ट, ठीक है, इस वजह से। ताहम जो इंडिया है, ठीक है, वो एक स्विंग स्टेट बना हुआ है नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है, उन दोनों के दरमियान में, और इसलिए वो आर्टिकुलेट उस तरीके से प्रॉपर तरीके से बयानिया नहीं देता है, बयान नहीं करता है उसके जो ट्रू ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो फोकस होना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, वो यही है कि इंडियन मीडिया जो है वो मिस कर रहे हैं यहाँ पर इसी चीज़ को, कि पाकिस्तान जो है वो ये नहीं देखता इंडियन मीडिया की पाकिस्तान जो है वो एक की स्ट्रैटेजिक रीजनल पार्टनर है चाइना का, और उसके बगैर उस तरीके से पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये शिफ्ट हो ही नहीं सकता। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो ब्रिक्स लाना चाहता है ना ग्लोबल साउथ के अंदर, वो पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन उसमें रुकावट कौन है? इंडिया ही है यहाँ पर, ठीक है। ब्रिक्स की कंट्रीज जो हैं वो तकरीबन दर हकीकत हम देख सकते हैं कि 41% दुनिया की पॉपुलेशन का बना रहे हैं,
फिर ग्लोबल जीडीपी का वो 24% बनाते हैं, ग्लोबल ट्रेड का वो 16% बनाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसके पैक्ट के भी वो ऑलमोस्ट हाफ हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का। ठीक है, बहरहाल वो ये बता रहे हैं जो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, वो साइड बाय साइड ही चल रही है, हैंड इन हैंड चल रही है। ठीक है, तो कॉमन सेंस है ये भी, ग्लोबल साउथ को ज़रूरत है कि देखा जाए, ज़रूरत इस पोजीशन ली जाए कि किस तरीके से वो जो है वो ग्लोबल नॉर्थ की मोनोपोली को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए ब्रिक्स जो है वो चाहता था कि वो एक्सपेंड कर ले। तो जो लास्ट समिट थी ना, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज भी शामिल किए गए ब्रिक्स के अंदर, जिनमें इजिप्ट है, इथोपिया है, अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है। ठीक है, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं ब्रिक्स को 2024 में समिट, जो कि रशिया के अंदर होगी। ठीक है, तो उसकी तरफ यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि दोबारा पॉइंट की तरफ आएँ तो उसका पर्पस देखें और फ्रेमवर्क देखें ब्रिक्स का, तो वो यही है कि वो एक्सटेंसिवली जो है एक्सप्लेन किया उसको इंडिया एनालिसिस ने, इंडियन एनालिसिस्ट जो थे। ठीक है, एक्सपेंशन उनके लिए जो है वो एक गुड आइडिया नहीं है। ठीक है, इंडियन एनालिस्ट्स के लिए। और ब्रिक्स जो है उसको उनका कहना ये है कि ब्रिक्स को एक पॉज लेना चाहिए कि जो लास्ट ईयर उसने मेंबर शामिल किए हैं उसके बाद एक पॉज लें, या फिर अगर उनको इंक्लूजन करना ही है तो एक क्राइटेरिया सेट करें कि जो कंट्रीज ब्रिक्स को कुछ दे नहीं सकते ना, तो उनको नो कह दें। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है कि क्यों इंडिया जो है वो ना तो ग्रैप्स करता है कि फॉर्मुलेट करे ब्रिक्स को। ठीक है, कि फॉर्मुलेशन क्यों है हुई है ब्रिक्स की, क्या वजह है, और साथ ही साथ उसने जो है वो जानते बूझते या फिर उसने जो है वो कान बंद किए हुए हैं अपने। ठीक है, सुनी अनसुनी कर रहा है वो उस चीज़ को। तो इंडिया यही चाह रहा है कि वो कंटिन्यूसली प्ले करे दोनों साइड से। ठीक है, एक तरफ वो एंटी चाइना भी है और प्रो चाइना अलायंसेस भी उसने बनाए हुए हैं। तो चाइना और रशिया दोनों ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट करें। ग्लोबल साउथ के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करें इंडिया जो है वो स्टिल, और उन्हें ये भी अंदाज़ा है दोनों को, यानी कि चाइना और रशिया को दोनों को ये अंदाज़ा है कि इंडिया जो है वो स्टिल डिसीसिव नहीं है, यानी फैसला को नहीं है वो आइडियोलॉजिकल ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है, जैसे कि अर्जेंटीना है उसी की तरह, जैसे कि अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जेवियर मिलाई की बात की जा रही है, जिनकी पुष्पनाई हम कह सकते हैं यूएस की तरफ थी। तो उन्होंने कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू डू बिजनेस विद एनी कम्युनिस्ट, मैं किसी भी कम्युनिस्ट के साथ बिजनेस करने नहीं जा रहा। ठीक है, और एक सीनियर ऑफिशियल जो मलाई टीम के थे, ठीक है, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा, वी विल नॉट ज्वाइन द ब्रिक्स, कि हम जो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अर्जेंटीना ही की तरह इंडिया को भी शो करना चाहिए, क्लैरिटी तो शो करे ना दोनों पोल्स के दरमियान, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि एक आर्क बनाई हुई है एज एन आर्क एनिमी ऑफ चाइना। ठीक है, इंडिया ने, तो इंडिया को वो पार्ट हो सकता है, अलायंस अलाय भी बन सकता है, अलायंस का पार्ट हो सकता है। उसका पर्पस यही होना चाहिए कि वेस्टर्न हैजमनी को ब्रेक करे और सेफ गार्ड करे वो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को। ऐसा करने से ही वो तरक्की कर सकता है। टर्निंग अ ब्लाइंड आई, ठीक है, ब्लाइंड आई टर्न करके जो है वो एक चॉइस तो हो सकती है, लेकिन वाइजर वही होगा जो ऑपरेट करेगा अर्जेंटीना की तरह। तो इंडिया ऑफ कोर्स हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान को स्टॉप कर सकता है कि वो एंट्री ना ले ब्रिक्स के अंदर, लेकिन जो चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट है ना, वो शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उनका एक ट्राइड और टेस्टेड अलाय है। ठीक है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है। तो ग्लोबल साउथ जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं वॉर्स ऑलमोस्ट, हम देख सकते हैं एवरी डिकेड फॉर द लास्ट 75 ईयर्स जो है वो वॉर्स को फेस करता आ रहा है ग्लोबल साउथ। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टिकट की जाती है, मुतहरिक की जाती है ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से ये वॉर्स। और रिसेंट गजा क्राइसिस भी हैं, ये भी प्रूव करते हैं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को कि हो जाना चाहिए प्लेस। ठीक है, इस मैडनेस को स्टॉप कर देना चाहिए जो कि ट्रिगर की जा रही है ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से। ठीक है, जैसे कि रूल बेस्ड न्यू ऑर्डर है, उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, डिसिसिव पार्टनर्स की, जो कि फैसला कौन हो, ना कि नॉन डिसिसिव हों। ठीक है, स्विंग स्टेट्स ना हो, ठीक है, लूज कैनन्स ना हो जो कि फर्दर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ग्लोबल पीस को। ठीक है, तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो ग्लोबल नॉर्थ का है अगेंस्ट चाइना, हमें नज़र आता है। तो एक लूज कैनन है इस सिनेरियो के अंदर। तो कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई है, वो डायरेक्ट विक्टिम बने हुए हैं मिडल ईस्टर्न वॉर्स के, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रैटेजिकली भी। तो विश यही है कि पीसफुल वर्ल्ड के लिए और फाइट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए ग्लोबल साउथ में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में ना इंडल्ज हों, पीसफुल तरीके से काम को करें। ठीक है, रिसेंट जो नॉर्मलाइजेशन है वो इसी की एग्जांपल है कि सऊदी ईरान जो टाइज हुए हैं, जो ब्रोकट करवाए गए थे चाइना की तरफ से, वो इसमें हमें केस लगता है, इस पॉइंट में हमें देखने को मिल सकता है।
तो ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप हो कि ब्रिक्स की वजह से उन पे क्या असरात पड़ रहे हैं, किस तरीके से फायदे हो सकते हैं, किस तरह से नुकसान हो सकते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस सवाल को लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप है, ठीक है, प्रो और एंटी चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के साथ रिलेशनशिप, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ब्रिक्स के इस डाटा को यूज़ करके क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास ईस्टर्न वेस्टर्न जो हमारे पास एक कन्फ्रंटेशन है, ठीक है, उस हवाले से भी ब्रिक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप दे सकते हैं कि किस तरीके से काउंटर करने के लिए वेस्ट को एक्सपेंशन की जा रही है ब्रिक्स की, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सवाल को हल कर सकते हैं, और ब्रिक्स को इकोनॉमिकली भी हम हल कर सकते हैं अगर वो आ जाता है कि क्या ये एक इकोनॉमिक फोरम है, और इकोनॉमी के जरिए से किस तरीके से जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हैं, और ग्लोबल साउथ किस तरह से तरक्की कर सकता है, किस तरह से एक्सपेंड कर सकता है। क्योंकि अगर वो एक्सपेंड करेगा, इस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, तो खुद ब खुद हेजमनी जो है वो ग्लोबल नॉर्थ की वो कम होती जाएगी। जब वो हिट होगी तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब पाएगा, और उसकी वजह से चेंजेस भी सामने आ जाएंगी। तो ये हर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से, इवन आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको हर लिहाज से यूज़ कर सकते हैं, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।